नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आप लोगों का बहुत बहुत फिर से स्वागत है हमारे इस पी की वन शॉट सीरीज में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 ऑफ फिजिकल एजुकेशन। भाई इसका नाम क्या है फटाफट से देख लेते हैं बिना किसी देरी के। इसका नाम है फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। भाई व्हाट इज CWSN? तो CWSN होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, मतलब ऐसे बच्चे जिनको कुछ स्पेशल नीड्स हैं। ठीक है, बेसिकली डिसेबल्ड बच्चों के लिए वर्ड यूज किया जाता है या डिसऑर्डर्ड बच्चों के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है हमारे फिजिकल एजुकेशन में। तो उनके लिए फिजिकल एजुकेशन क्या है और कैसे उनके लिए हम स्पोर्ट्स करवाते हैं और चीजें होती हैं। तो भाई आगे बढ़ते हैं कंटेंट पे। यूनिट का कंटेंट बड़ा सिंपल सा है। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस प्रमोटिंग डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, यानी डिसेबल्ड बच्चों के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो स्पोर्ट्स करवाती हैं, जैसे स्पेशल ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, डीफ ओलंपिक्स। तो बेसिकली ये तीनों के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहां से एमसीक्यूज बन जाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग क्या होती है स्पोर्ट्स में। देन उसके बाद इंक्लूजन क्या है स्पोर्ट्स में, ठीक है, और उसकी क्या जरूरत होती है और कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। देन फोर्थ टॉपिक इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी फॉर CWSN, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। दोस्तों, और कौन सी स्ट्रैटेजी से हम फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल करवा सकते हैं, एक्सेस करवा सकते हैं CWSN के लिए। ये था हमारा कंटेंट। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंटर, जो कंटेंट से पहले हमें पता होना चाहिए, वो है डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर का कॉन्सेप्ट, कि ये होता क्या है, मीनिंग क्या है। भाई सबसे पहले डिसेबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों डिसेबिलिटी एक कंडीशन है। डिसेबिलिटी क्या है? एक कंडीशन है जिसके कारण क्या होता है, लॉन्ग टर्म इंपेयरमेंट आ जाता है। लॉन्ग टर्म इंपेयरमेंट एक पर्सन में आ जाता है। इंपेयरमेंट क्या होता है? एक प्रॉब्लम आ जाती है लॉन्ग टर्म के लिए, बहुत लंबे समय के लिए एक प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कई सारी उसकी डेली लिविंग थिंग्स, जैसे कि ईटिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, या कोई पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, वो सब चीजों में उसको दिक्कत आती है। भाई इसके बाद हम बात करते हैं कि जितने भी हमारे डिसेबिलिटी से सफर कर रहे लोग हैं, उनको ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल फ्रीडम्स मिलनी चाहिए। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ने इस पर एक एक्ट भी बनाया था, जिसको हम कहते हैं RPWD एक्ट 2016। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इसकी डेट आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, और इसी को इंडियन पार्लियामेंट में भी पास किया 27 दिसंबर 2016 में। ठीक है, मोदी गवर्नमेंट के अंडर में। ठीक है भाई, चलिए, और साथ ही साथ मोदी गवर्नमेंट ने एक न्यू नेम भी दिया था डिसेबल्ड लोगों के लिए, जो है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बिल्कुल सही बोला था आपने, मैंने सुन लिया, मेरे कान बहुत तेज हैं भाई, है ना। देखो ये जो एक्ट था, इसके अकॉर्डिंगली डिसेबल्ड पर्सन को, पर्सन विद डिसेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो एक पर्सन जिसको लॉन्ग टर्म फिजिकल या मेंटल या कोई इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट हुई है, इंपेयरमेंट मतलब बेसिकली लॉस वर्ड डिफाइन कर सकते हो आप। फिजिकल लॉस हुआ है, मेंटल लॉस हुआ है, या इंटेलेक्चुअल सेंसरी लॉस हुआ है। ठीक है, जिसके कारण उसको कई सारे बैरियर्स फेस करने पड़ रहे हैं, या कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हाइंडर्स आ रहे हैं, हिंड्रेंस आ रहे हैं इसके इफेक्टिव पार्टिसिपेशन में सोसाइटी में वो कोई भी चीज में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें अगर उसको इन प्रॉब्लम की वजह से कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति को हम पर्सन विद डिसेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और डिसेबिलिटी यहां से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नाउ अब हम बात कर लेते हैं डिसऑर्डर की। भाई डिसऑर्डर क्या चीज है? तो डिसऑर्डर एक मेंटल डिसेबिलिटी है। क्या है? एक मेंटल डिसेबिलिटी है। ठीक है, और ये वर्ड यूज किया जाता है मेंटल डिसेबिलिटीज के लिए, मतलब मेंटली एक परफॉर्मेंस, मतलब बेसिकली ये इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को में दिक्कत लाता है, हाइंड्रेंस लेके आता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को, और उसकी एफिशिएंसी, जितना अच्छा वो कर सकता था उतना अच्छा अब वो नहीं कर पाता है, ड्यू टू दिस मेंटल डिसेबिलिटी। ठीक है भाई, मेंटल डिसेबिलिटी के कारण। तो मेंटल डिसेबिलिटी को ही हम क्या कह रहे हैं? हम मेंटल डिसेबिलिटी को ही हम कह रहे हैं डिसऑर्डर। ठीक है, सो डिसेबिलिटी का एक पार्ट है डिसऑर्डर। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो मैटर ऑफ कंफ्यूजन बहुत होता है डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड या दिव्यांगजन में, ठीक है। तो इन चारों टर्म्स में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो देखो, डिसेबिलिटी एक्ट 2016 जो भारत में पास हुआ था, उसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी को ही दिव्यांगजन कहा गया। और डिसेबिलिटी क्या थी भाई? तो डिसेबिलिटी हमारी एक प्रॉब्लम थी, लॉन्ग टर्म इंपेयरमेंट। बेसिकली क्या था? लॉन्ग टर्म इंपेयरमेंट। और डिसऑर्डर क्या है? मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, जिसकी जगह पे हम CWSN भी यूज करते हैं। जिसकी जगह पे क्या यूज करते हैं? CWSN। कौन से फ्रीक्वेंट, कौन से सेटअप में भाई? एजुकेशनल फील्ड में बेसिकली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम फर्स्ट कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा प्री रिक्वेस्ट हो गया। अब फर्स्ट कंटेंट है हमारा ऑर्गेनाइजेशंस की बात करनी है, जिसमें 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसकी सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन है स्पेशल ओलंपिक्स। भाई स्पेशल ओलंपिक्स कोई बेसिकली ये बहुत सारे फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज करती है इवेंट्स को। जैसे कोई लोकल ओलंपिक करवा ले, लोकल गेम्स करवा लिए, नेशनल लेवल पे गेम करवा लिए, किसी रीजनल लेवल पे गेम करवा लिए, ठीक है। सो मोर देन 1 लाख इवेंट्स पर ईयर होते हैं दोस्तों इसके अंडर में, स्पेशल ओलंपिक के अंडर में, ठीक है। स्पेशल ओलंपिक के अंडर में 1 लाख इवेंट्स होते हैं पर ईयर, और 5 मिलियन से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। 172 कंट्रीज से ज्यादा पार्टिसिपेशन इसमें आता है। तो भाई ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि क्या करती है भाई? जी हां, जो कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करती है चिल्ड्रंस और एडल्ट्स के लिए, जिनको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है, ठीक है। मेंटल डिसेबिलिटी की बात यहां पे नहीं हो रही है, ठीक है। और उसमें एक ईयर राउंड ट्रेनिंग भी मिलती है उनको, 1 ईयर के लिए ट्रेन किया जाता है, उसके बाद उनको गेम्स में उतारा जाता है। तो मेन इसमें आपको उसका पार्टिसिपेशन नंबर से याद कर लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। देन आगे बढ़ते हैं। सो आगे इसमें इसके बारे में और चीजें भी हैं, जैसे स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम जो है एक मेजर इवेंट है, जिसको स्पेशल ओलंपिक कमेटी ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। वर्ल्ड गेम अल्टरनेटिव, ये समर और विंटर गेम्स 2 बार में होता है, 2 ईयर के साइकिल में ये कंप्लीट होता है, रेक्यूरिंग एवरी 4th ईयर, और ये साइकिल घूमता रहेगा घूमता रहेगा। जो फर्स्ट गेम था, ये डेट याद कर लीजिएगा, वो जुलाई 20 1968 को चिकागो में हुआ था, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। देन पैरा ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं भाई। पैरा ओलंपिक्स सेकंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि जो ये ओलंपिक गेम्स थे हमारे डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्संस के लिए, सेम उसी के जैसा ये पैरा ओलंपिक भी होता है। 1960 में पहली बार ये रोम में खेला गया था, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बोन जर्मनी के अंदर है, ठीक है। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है ये पैरा ओलंपिक गेम्स खिलवाने के लिए, और इसका मोटो आप याद कर लीजिए, मोटो बहुत पूछता है, स्पिरिट एंड मोशन, स्पिरिट एंड मोशन इसका मोटो है, ठीक है। ये बेसिकली ओलंपिक गेम है डिसेबल्ड स्पोर्ट्स पर्संस के लिए, ठीक है दोस्तों। देन इंडिया पैरा ओलंपिक में कैसे पार्टिसिपेट करता है, या करता है या नहीं करता है, सब देखते हैं। सो इंडिया ने समर पैरा ओलंपिक मेड इट समर पैरा ओलंपिक डेब्यू, मतलब समर पैरा ओलंपिक्स में डेब्यू किया था 1968 के गेम्स में। फिर वापस से 1972 में गए, 1984 में भी इंडिया पार्टिसिपेट किया था, और द कंट्री हैज पार्टिसिपेटेड इन एवरी एडिशन ऑफ समर गेम्स सिंस देन। और जब से अभी तक जब भी समर गेम्स होते हैं तो उन सभी में हमने पार्टिसिपेट किया है। 2020 का ये मेन है आपका, उसमें 19 मेडल्स हम भारत ने जीते थे, जिसमें से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल्स अवेलेबल हैं। 2024 का पैरा ओलंपिक जो था वो पेरिस फ्रांस में हुआ था, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देन इसमें भाई इंडिया का फर्स्ट मेडल कब आया था? तो 1974 में आया था, जिसका नाम पर्सन का नेम था मुरलीकांत पेटकर, जो कि गोल्ड मेडल जीते थे स्विमिंग के अंदर, ठीक है। और बेस्ट फिनिश जो है वो 2020 का याद रखा जाता है, क्योंकि उसमें 19 मेडल्स हम जीते थे। सो 3 डेट आपकी इंपॉर्टेंट है। एक तो 2024 में पैरा ओलंपिक कहां हुआ, 2025 में अभी अगर होगा समर में, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। 1974 हमारा फर्स्ट था, और 2020 जिसमें सबसे बेस्ट हमने किया, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। डीफ ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो ये तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ओलंपिक्स, इस तरीके के ओलंपिक्स करवाती है। इंटरनेशनल गेम्स फॉर डीफ इसको बोला जाता था पहले, बट अब जो है इसको डीफ ओलंपिक कहा गया, ठीक है। जो इंटरनेशनल कमिटी है डीफ
लोगों के स्पोर्ट्स करवाने के लिए वो इसके लिए जिम्मेदार होती है, और पहला इवेंट से अभी तक वही इसे करवाते आ रहे हैं, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो डीफ ओलंपियन कैन नॉट बी गाइडेड बाय साउंड एग्जाम्पल्स। बेसिक सी बात है कि भाई डीफ पर्सन है तो सुन नहीं सकता है, तो साउंड एग्जाम्पल से स्टार्ट नहीं किया जा सकता, जैसे स्टार्टर गन है या कुछ और बुलेट फॉर्म में है, सो उन सब चीजों से हम इसको क्या नहीं कर सकते, शुरू नहीं कर सकते, या रेफरी विसल नहीं बजा सकता, या बुल हॉर्न कमांड्स जो बेसिकली दी जाती है नॉर्मल ओलंपिक में वो हम नहीं कर सकते। इसीलिए डीफ ओलंपिक्स में हम दूसरे सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे फ्लैग घुमा देना, ठीक है। सो डीफ ओलंपिक्स पेरिस में सबसे पहली बार हुआ 1924 में, ठीक है, और फिर उसके बाद से कंटिन्यू होते रहे। देन इसके बाद इसमें और कुछ याद रखने की जरूरत है, तो हाँ भाई उनमें कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो ऐसे एथलीट जिनको हियरिंग लॉस हुआ है एटलीस्ट 55 डेसिबल्स का, ठीक है, इन देयर बेटर ईयर, जो सही वाला कान है उसके अंदर, ठीक है, और हियरिंग एड या कॉम्पोनेंट इम्प्लांट जो है वो इसमें अलाउ नहीं होता है कंपटीशन में, ठीक है। इसका मोटो क्या है भाई, इक्वालिटी थ्रू स्पोर्ट्स, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। डीफ ओलंपिक विंटर गेम्स भी ऐड हुए थे, फिर पहले समर में चलते थे, फिर विंटर गेम्स ऐड हुए 1949 में, और एक छोटी सी गैदरिंग से शुरू हुआ था, ये 148 एथलीट की गैदरिंग से स्टार्ट हुआ था, ये आप याद कर सकते हैं। देन भाई डीफ ओलंपिक्स में अल्टरनेटिव साउंड्स का यूज किया जाता है या अल्टरनेटिव मेथड्स का यूज किया जाता है, जैसे वेव ऑफ फ्लैग इंस्टेड ऑफ ब्लोइंग विसल, ठीक है, इस तरीके के, या फिर ट्रेक रेसेस आर स्टार्टेड बाय यूजिंग लाइट्स, लाइट्स का एग्जांपल देकर आप स्टार्ट कर सकते हो विदाउट पिस्टल की अगर रिक्वायरमेंट हम बोले तो। फर्स्ट टॉपिक ही बहुत लेंथी टॉपिक था और वो हमारा खत्म हो चुका है। तो सेकंड टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। सो वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कैसे कि उससे फेयर और कॉम्पिटिटिव पार्टिसिपेशन हो पाए। पता चले कि हमने वेट लिफ्टिंग का कंपटीशन रखा है और एक पर्सन जो है उसका बॉडी वेट जो है 100 केजी का है, और एक पर्सन है जिसका बॉडी वेट जो है 50 केजी का है, और ये दोनों वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। या फिर सोचिए रेसलिंग का एग्जांपल ले लीजिए, तो इन दोनों कैटेगरी के पर्संस को आपस में रेसलिंग कराई जा रही है, तो वो तो अनफेयर मीन होगा, तो ठीक है। सो इसीलिए क्लासिफिकेशन और डिविजनिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फेयर कॉम्पिटिशंस करवाने में। भाई क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है ग्रुपिंग करने की बेस्ड ऑन देयर फंक्शनल एबिलिटी, उनके फंक्शनल एबिलिटी या इंपेयरमेंट या कैरेक्टरिस्टिक या कोई स्किल लेवल के बेस पे, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट लेवल होते हैं, इसमें इंपेयरमेंट या डिसेबिलिटी को भी काउंट किया जाता है, ठीक है भाई। इसमें इंडिविजुअल्स को ये इंश्योर किया जाता है कि हर एक व्यक्ति अपने जैसे ही व्यक्ति से कॉम्पीट करे, ठीक है। देन क्लासिफिकेशन का गोल क्या है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द गोल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का गोल है कि वो इंक्लूसिविटी और फेयरनेस प्रमोट करे, ठीक है। इंक्लूसिविटी क्या होती है कि सबका पार्टिसिपेशन हो, उसको हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिविटी, ठीक है। और फेयरनेस तो आप जानते ही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डिविजनिंग की अब बात कर लेते हैं, ये अभी तक हमने बात करी क्लासिफिकेशन की। डिविजनिंग क्या होती है, तो डिविजनिंग का मतलब होता है कैटेगराइज करना, स्पेसिफिक डिविजन्स के बेसिस पे या स्पेसिफिक डिविजन्स में कैटेगरी कर देना या क्लासेस बना देना, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप समझिए पैरा ओलंपिक स्पोर्ट्स में, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इंपेयरमेंट उनकी कैटेगरीज बना दी जाती है। फिजिकल इंपेयरमेंट हो, मतलब फिजिकल बॉडी में कुछ इंपेयरमेंट है, या विजुअल इंपेयरमेंट है, देख नहीं सकते हैं, या इंटेलेक्चुअल इंपेयरमेंट है, या फिर कोई और रेलेवेंट डिविजन्स बना दिए जाते हैं, ठीक है। सो इसको हम कहते हैं डिविजनिंग, ठीक है। कोई स्पेशल कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है, उसको क्या कह रहे हैं, डिविजनिंग। भाई डिविजनिंग और क्लासिफिकेशन की प्रोसेस और डिविजनिंग की प्रोसेस में एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं और एक्सपर्ट्स मेथड इन्वॉल्व होती हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे भाई समझते हैं, जैसे इसमें एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व कर दिया जाता है, मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी और गवर्नमेंट बॉडीज को भी इन्वॉल्व किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि इससे इंक्लूसिविटी, सबका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा और एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा सभी को परफॉर्म करने का। भाई इसके प्रोसेस है, ध्यान इमेज में मैंने डाल रखी है, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है। जैसे एज, ठीक है, एज के बेसिस पे टीम स्पोर्ट्स में 15 एंड अंडर, 16 एंड 21 या 22 एंड अबव इस तरीके से बना दिया, या जेंडर के बेसिस पे आपने कर दिया, या एबिलिटी के बेसिस पे आपने कर दिया, ठीक है। तो इसको प्रोसेस ऑफ डिविजनिंग हम कहते हैं।
भाई इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन। भाई इंक्लूजन, इंक्लूसिविटी, मैंने जैसा बताया सबका पार्टिसिपेशन करवाना। सो ये समझते हैं इसका क्या होता है। भाई इंक्लूजन जो है फिजिकल एजुकेशन में हेल्प करता है बच्चों को, स्टूडेंट्स को, जिनको डिसेबिलिटीज हैं, सोशल स्किल बढ़ाने में या फ्रेंड्स बनाने में, मतलब सोसाइटी का एक पार्ट बनने में बच्चों की मदद करता है इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट जो फिजिकल एजुकेशन में दिया गया है। भाई इससे चाइल्ड फील करता है कि वो पूरे ग्रुप का एक पार्ट है, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप होती है इससे। इंक्लूजन से बच्चे की मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं और काफी सक्सेस एक्सपीरियंस उसको, अच्छा एक्सपीरियंस उसको मिलता है। ठीक है, इंक्लूजन मतलब सबका एकजुट होकर पार्टिसिपेशन करना बेसिकली। इंक्लूजन का इंप्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है? तो इंक्लूजन का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए हमें जनरल जो क्लासरूम टीचर्स हैं, ठीक है, या सपोर्ट में स्पेशलिस्ट जो होते हैं, या पेरेंट्स या स्टूडेंट जो होते हैं, सब जितने लोग हैं उन सभी को साथ में काम करना पड़ेगा, एकजुट लाना पड़ेगा। ठीक है, और ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किसी भी डिसेबल्ड बच्चे को ऐसा फील ना हो कि वो हमारा पार्ट नहीं है या वो अलग है। ठीक है भाई, इससे नॉलेज के थ्रू हम, या स्ट्रैटेजीज या प्रैक्टिसेस के थ्रू, या टीचर्स कुछ मैनेज कर सकते हैं, या क्लासरूम में कुछ न्यू टाइप की लर्निंग या डिस्कवरीज बिना जिसमें फिजिकल एक्टिव एबिलिटीज के इस्तेमाल ना हो, ऐसी कुछ डिस्कवरी का थ्रू हम उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा सकते हैं। भाई स्कूल प्रिंसिपल्स आर मोर एंड मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट। सो सभी टीचर्स को या स्टाफ मेंबर्स को, ना कि सिर्फ स्पेशल एजुकेशन टीचर जो होते हैं, जो ऐसे डिसेबल्ड बच्चों के लिए स्पेशली ट्रेंड होते हैं, ना उनकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि सभी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है स्कूल प्रिंसिपल्स की। भाई स्कूल में काउंसलर्स भी होते हैं, तो काउंसलर जैसे कई सारे स्कूलों में नहीं देखे मैंने, बट कुछ स्कूल्स में काउंसलर होते हैं जो कि या तो मेंटल डिसऑर्डर है, या पढ़ता नहीं है, या सुनता नहीं है बच्चा, तो उसको काउंसलिंग के लिए जाती है। मुझे याद आ रहा है जब भी मैं 11th-12th में था, सो हमारे यहाँ एक काउंसलर सिस्टर होती थी, और वो मेरे को बार बार लंच के बाद उठा ले जाती थी कि चलो, और फिर बिठा के वो समझाते थे। हम कॉन्वेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो वहां पे ऐसा काउंसलिंग सिस्टम होता था। सो वो बहुत ही अच्छा सिस्टम होता था, और उससे शायद थोड़ा बहुत नॉलेज भी बढ़ता ही था। ठीक है, तो काउंसलर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्लूजन। पीई टीचर्स, भाई पीई टीचर्स, इंग्लिश की मैडम, इंग्लिश वाली मैडम से फुर्सत मिले इन्हें तो ये काम भी करें। जोक्स अपार्ट, सिर्फ जोक है ये, बाकी रियलिटी में पीई टीचर बहुत मेहनत करते हैं भाई। सो फिजिकल एजुकेशन का प्रोग्राम जो है, ये जो टीचर्स हैं इनका बहुत ज्यादा रोल होता है उस बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस में, या उसको इन्वॉल्व करने में, इंक्लूजन करने में। देन स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं भाई, जैसे कई सारे स्पीच थेरेपिस्ट बेसिकली स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट कहलाया जाता है भाई। उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं, स्पीच टीचर भी बोलते हैं। तो ये बच्चों को बोलना और कम्युनिकेट करना सिखाते हैं। ठीक है, तो इनका भी एक रोल बहुत अच्छा हो जाता है। या स्पेशल एजुकेशन टीचर्स की अगर मैं बात कर लूं, तो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स भी बहुत रिस्पॉन्सिबल इसमें होते हैं कि उन बच्चों को इंक्लूड करें सभी में। ठीक है, और इनको तो ट्रेनिंग भी मिलती है इसी काम की। भाई इसके एडवांटेजेस क्या हैं? भाई फिजिकल एक्टिविटी के एडवांटेजेस क्या हैं CWSN बच्चों के लिए? तो भाई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इनमें जो है डेवलप होती है बच्चों में। ठीक है भाई, CWSN बच्चे जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, उनकी फंक्शनल कैपेसिटी जो है एक्टिव कर देते हैं वो लाइफ टाइम। ठीक है भाई, इसके बाद डिप्रेशन रिड्यूस हो जाता है। डिप्रेशन तो आजकल हर किसी को होने लग गया भाई। इंप्रूव सोशल इंटरेक्शन, सोशल सोसाइटी से इंटरेक्ट करना चालू हो जाते हैं। इमोशनल हेल्थ अच्छी हो जाती है, साइकोलॉजिकल हेल्थ, ब्रेन हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है। कॉग्निटिव बेनिफिट, भाई व्हाट इज कॉग्निटिव बेनिफिट? जैसे थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग, याद रखने की कैपेसिटी, सोचने की कैपेसिटी, ये सारी जो चीजें, ये स्किल जो होती हैं, इनको कॉग्निटिव बेनिफिट कहते हैं। तो ये भी इंप्रूव बच्चे में होती है। फिटनेस लेवल इंप्रूव होता है, बच्चे का फिटनेस बढ़ती है उसकी। चले, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज कि हम फिजिकल एक्टिविटी बच्चों को, जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, उनको करवा पाए। तो ऐसी कौन सी हमारी स्ट्रैटेजीज है? तो भाई मेडिकल चेकअप लगातार करते रहना चाहिए कि क्या डिसेबिलिटी या क्या डिसऑर्डर तो नहीं, और अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया है तो फिर हम उनको रिस्पेक्टिव जो है फिजिकल एक्टिविटीज प्रोवाइड करें। देन एक्टिविटीज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, बच्चे के इंटरेस्ट पे या उसके एप्टीट्यूड पे या उसकी एबिलिटी के बेस पे
आप उसे फिजिकल एक्टिविटीज करवा सकते हैं उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की वजह से। ठीक है, तो ये कई बार होता है कि किसी को कुछ पसंद नहीं होता है, किसी को कुछ पसंद होता है। डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज भी आप यूज कर सकते हो, जैसे वर्बल बोलकर समझा सकते हो, विजुअल दिखाकर समझा सकते हो, या फिर पीर टीचिंग यानी फ्रेंड के थ्रू समझ सकता, अगर समझ पा रहा है बच्चा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड्स हम इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज हम यूज कर सकते हैं। भाई मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स करवा के हम कर सकते हैं। ठीक है, अगर लेट्स से ब्लाइंड है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट रूल्स डेवलप कर सकते हैं, रूल्स को चेंजेस कर सकते हैं, और जिससे क्या होगा कि उसका एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ेगा। भाई स्पेसिफिक एनवायरनमेंट हम बना सकते हैं उस बच्चे के लिए। जैसे क्या होता है कि कई सारे एरिया जो होता है उनके लिए लिमिटेड होता है। ठीक है, जैसे अगर व्हील चेयर वाला बच्चा है तो वो बहुत इतना इन्वॉल्व नहीं होता है, तो उसके लिए एक एनवायरनमेंट ऐसा डेवलप करने की जिसमें वो रिलैक्स करके उस फिजिकल एक्टिविटी का पार्ट बन जाएगा, सो वो भी एक बेटर ऑप्शन होता है। तो दोस्तों ये हो गया आपका चैप्टर खत्म। इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो होता है एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी विद स्पेशल नीड, और उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन, जो ये पैरालंपिक, डीफ ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक्स था, और द लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है या तो इंक्लूजन पे कभी पूछ लेता है या फिर स्ट्रैटेजीज पूछ लेता है आपसे, और ये क्वेश्चन चैप्टर हो जाता है खत्म। और बहुत ही बेसिक एंड इजीएस्ट चैप्टर ये आपका है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बने रहिए। जल्द हम अप्रैल के मंथ एंड पर आपका पूरा सिलेबस भी पीई का खत्म करने वाले हैं।